इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज जिस तरह से हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ है और हिंदुस्तान में फैमिली सिस्टम भंग हो रहा है, परिवार एकजुट नहीं रह पा रहे हैं, इवन पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन की बजाय कुटुंब विखंडन के प्रोग्राम चल रहे हैं, खासतौर से 2004 के संशोधन के बाद। मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ हिंदू समाज में पहली बात तो यह है कि विवाह के दौरान या विवाह के किसी भी प्रकरण में विवाह विच्छेद का कोई प्रोग्राम नहीं था। हम ये मानकर चलते थे कि हमारा विवाह जन्म जन्मांतर के लिए हुआ। लेकिन ऐसा मानने के बावजूद नारद ने नारद संहिता में ये लिखा है कि यदि असंभव हो कि वो एक साथ रह सकते हैं तो उनके बीच में विच्छेद भी किया जा सकता है। लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है, और ये जनरल प्रिंसिपल इस प्रकार से नहीं है कि किसी भी महिला को हमने या किसी भी पुरुष को अपनी ड्यूटीज से बांधा है। पुरुष की ड्यूटियां बताई हैं, महिला की ड्यूटियां बताई हैं, पुलिस के सम्मान, पुरुष के द्वारा महिला के सम्मान की बात कही गई। ये बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड है। हालांकि ये मुस्लिम शासन आने के बाद भारत में महिलाओं की कुदशा शुरू हुई, क्योंकि उनके यहाँ महिलाओं का क्या हाल था वो हम सब जानते हैं, और तब से अभी समाज बिगड़ा हुआ है। परिणाम ये निकलता है कि हमको प्रोविजंस में महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए, जो हिंदुस्तान की ओरिजिनल संस्कृति है, महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए बार बार कानून बनाने पड़ते हैं। और महिलाओं के मेंटेनेंस की जो कानून हम बनाते हैं, उन कानूनों में भी बहुत सारे कानून हमने बना दिए हैं, तो अब उनका मिसयूज कैसे किया जाए ये लॉयर कम्युनिटी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा, या जो कभी फंसा होगा वो जानता होगा। खास तौर से 4 बड़े कानूनों की बात की जाती है मेंटेनेंस को लेकर। एक सीआरपीसी का सेक्शन 125, 26, 27, 28, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 से लेकर धारा 128 तक यहां मेंटेनेंस की चर्चा की गई है। सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 ऑफ द एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की चर्चा की गई है। सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस की चर्चा की गई है, और डोमेस्टिक वीमेन्स वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की चर्चा की गई है। डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट के सेक्शन 20 क्लॉज 6 में भी मेंटेनेंस की चर्चा की गई है। तो अब ये 4 कानून हैं जिसमें महिलाओं के मेंटेनेंस को लेकर चर्चा की गई, खासतौर से सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 128 सीआरपीसी, सेक्शन 28 कैपिटल ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 20 क्लॉज 6 ऑफ डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट, और सेक्शन 18 ऑफ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन चारों में ही मेंटेनेंस की व्यवस्था है। हिंदू मैरिज एक्ट में विवाहित महिला जो साथ में रहती है उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था है। विवाह विच्छेद के समय जब डिवोर्स की डिग्री हो रही होगी, तब जो विवाहिक संपत्ति है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के दौरान पत्नी के साथ में रहते हुए मेंटेनेंस की चिंता की गई है। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में डिवोर्स के बाद और डिवोर्स से पहले दोनों ही समय पर मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई। सेक्शन 125 सीआरपीसी में फीमेल का मतलब, वाइफ का मतलब डिवोर्स्ड वाइफ भी शामिल है, ऐसी चर्चा की गई है। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास कोई केस आया तो हमने सेक्शन 125 का मेंटेनेंस डाल दिया, फिर धीरे से डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट का मेंटेनेंस डाल दिया, फिर हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस डाल दिया, और सेक्शन 18 ऑफ एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का मेंटेनेंस डाल दिया। नहीं माने तो कुछ क्रूरल्टी उल्टी के भी केस लगा दिए। अब बहुत सारी रूलिंगें हाईकोर्टों की ऐसी रही हैं कि नहीं, ये सारे अलग अलग काम करते हैं। अगर आपका 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस है तो भी डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट का मेंटेनेंस बन सकता है। एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एक सिविल का मामला है, इसलिए ये क्रिमिनल है, वो सिविल है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में जिस समय सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 का मामला हो, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन का मामला हो, विदाईनामे का मामला हो, या फिर वो डिवोर्स का मामला हो, इनमें से कोई भी एक मामला बनता है, उसके सेटलमेंट में ये हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस बनता है।
तो चारों में अलग अलग डिग्रियां अगर बन गई और चारों अलग अलग केसेस हैं, तो जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा मेंटेनेंस बन जाता है। और आमदनी ना होते हुए मेंटेनेंस जब बन जाता है तो फिर व्यक्ति को मनी डिग्री के तहत उसको इन्फोर्स करने के लिए सीपीसी आ जाती है, सिविल प्रोसीजर कोड आ जाता है। और सिविल प्रोसीजर कोड में मनी डिग्री यानी कि जो ऑर्डर हो गया मेंटेनेंस का, उसका पैसा नहीं जमा कर पाए तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसको जेल की प्रावधान रखे गए। यानी कि 5 कानून इकट्ठे लागू हो सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये पांचों अलग अलग, क्योंकि वो एक सिविल है, एक क्रिमिनल है, एक बैलेंस है, ऐसे तो ये पांचों अलग अलग है, पांचों में डिग्रियां बन जाती हैं। नतीजा निकलता है कि पुरुष को परेशान करने की इंतहा हो जाती, जितनी उसकी कमाई नहीं उससे ज्यादा उसका मेंटेनेंस बन जाता था। अलग अलग डिफरेंट हाईकोर्टों की अलग अलग रूलिंग्स थी और इन अलग अलग रूलिंग्स में देश कंफ्यूज था कि वाकई में क्या चारों मेंटेनेंस एक साथ चल सकते हैं या एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा, या जुडिक्शनल एरर है ओवरलैप कर जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने आज उस बात को क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, मेंटेनेंस का जो मामला बनता है उसके लिए हम बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं और डायरेक्शंस इश्यू कर दिए। किसी भी कोर्ट के लिए मेंटेनेंस तय करते समय एक डायरेक्शन इश्यू हो गया इस केस में। उन्होंने कहा सक्सेसिव क्लेम फॉर मेंटेनेंस। सक्सेसिव क्लेम मतलब पहले मेंटेनेंस का क्लेम हो चुका है, अब दोबारा सक्सेसिव क्लेम ऑफ मेंटेनेंस अगर हो रहा है अलग अलग कानूनों के तहत, तो कोर्ट को सेट ऑफ करना चाहिए, यानी कि मुजरा करना चाहिए। मुजरा हम कहते हैं कि जब कहीं एक जगह मेंटेनेंस दिया जा चुका है, दूसरी जगह से मेंटेनेंस लिया जाए तो पहले वाले मेंटेनेंस को इसमें ही सेट ऑफ कर लीजिए। मुजरा से मतलब है एडजस्टमेंट कर लीजिए, हिंदी में शब्द मुजरा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रीवियस प्रोसीडिंग का जो मामला है उसका जो क्लेम दिया गया है उस क्लेम को यहां पर सेट ऑफ करिए, उसको यहां एडजस्ट करिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है, इट इज इन मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू डिस्क्लोज ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग दैट व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग। जो एप्लीकेशन लगा रहा है ये उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि वो ये बताए कि इससे पहले वाले एक मेंटेनेंस का केस चल चुका है और वो इन प्रावधानों के तहत चल चुका है और उन प्रावधानों के तहत ये हो चुका है। यानी कि कोर्ट जिसके सामने मामला लाया गया है उसके संज्ञान में होना चाहिए कि इससे पहले क्या हो चुका है, क्योंकि एक क्रिमिनल कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है और एक बोर्ड का केस है और एक इन्फोर्समेंट का सिविल का केस है। तो अलग अलग कोर्ट होंगी, अलग अलग प्रोसीडिंग चल रही हो। तो किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चले तो आपको बताना पड़ेगा कि मेंटेनेंस से रिलेटेड पहले भी कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल चुकी है, उसमें क्या क्या हुआ वो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, यानी कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तब तक मेंटेनेबल नहीं है जब तक कि एप्लीकेशन करने वाला व्यक्ति ये ना कह दे, महिला ये ना कह दे कि इससे पहले कोई केस पेंडिंग नहीं था, और अगर इससे पहले कोई केस हुआ था उसका क्या हश्र हुआ ये उसको बताना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर पहले वाली प्रोसीडिंग में कोई ऑर्डर पास हो चुका है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है या वेरिएशन की जरूरत है तो फिर सेम प्रोसीडिंग को उस कंसर्न कोर्ट में ले जाना होगा। आपको वहां उस कोर्ट में लगाना होगा कि भाई आप इस पर जो है वो संशोधन कर दीजिए और मेंटेनेंस कम ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि किसी भी कोर्ट को मेंटेनेंस की खास बात यह है कि मेंटेनेंस एक बार बांध दिया जाए तो वो सदैव के लिए नहीं चलता। मेंटेनेंस जब कभी बांधा जाए तो वो वेरी करता है टाइम टू टाइम, परिस्थिति टू परिस्थिति। जैसे एक आईएएस व्यक्ति की पत्नी, और अब वो रिटायर हो, पत्नी को उसने डिवोर्स दे दिया, तो वो आईएएस की पत्नी की तरह ही मेंटेनेंस लेगी चाहे वो कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ यह भी है कि जिस समय पति चपरासी था उस समय उसकी पत्नी थी, अब वो आईएएस अधिकारी हो गया, तो अब उसकी पत्नी को आईएएस अधिकारी की तरह मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि वो आईएएस की पत्नी होती अगर वो साथ में रहती तो। तीसरी बात इस मेंटेनेंस की प्रक्रिया में यह भी है कि जब आप मेंटेनेंस ले रहे हैं तो फिर अगर पुरुष की आमदनी कम हो गई तो पुरुष को भी एप्लीकेशन लगाने का अधिकार है कि भाई मेरी आमदनी अब कम हो गई है और आमदनी ऐसे ऐसे हो गई है, इसलिए मेंटेनेंस में कटौती की जाए। तो माननीय न्यायालय उसको रिकंसीडर करेगा कि मेंटेनेंस कितना, यानी कि मेंटेनेंस वेरी कर सकता है।
तो आपको उसी न्यायालय में वेरिएशन के लिए या अल्टरेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी जिस न्यायालय ने उस पर ऑर्डर किया है, और उसके बाद वाले न्यायालयों में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको पहले वाली प्रक्रिया पूरी मेंशन करनी होगी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जजमेंट है और सारे कंफ्यूजन इस जजमेंट से माननीय न्यायालय ने दूर कर दिए हैं। और अब कोई कारण नहीं बनता कि मेंटेनेंस के केसेस में कंफ्यूजन हो कि भाई वकील साहब ने कहा चिंता मत करो, हम उनका जीना हराम कर देंगे, इतने केसेस लगा देंगे मेंटेनेंस के कि उनकी आमदनी से ज्यादा ऑर्डर हो जाएगा, वो मजबूरी में ये करता घूमेगा। इसके टैक्टिक्स के रूप में क्रिमिनल केस लोग लगाते हैं कि अगर सिविल ऐसे केस मेंटेनेंस से नहीं बनेगा, क्रिमिनल केस भी फंसा दो, उसको नॉन अवेलेबल केस बनेगा तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली झुक कर आएगा। मुझे लगता है इस पर भी कोई ना कोई प्रक्रिया होनी चाहिए कि अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो क्रिमिनल केस और मेंटेनेंस के केस को कैसे क्लब किया जाए और दोनों को टुगेदर सुना जाए। क्यों? क्योंकि जो मिसयूज ऑफ लॉ है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ तो है ही गलत कि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मिसयूज इज मोर डेंजरस देन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, क्योंकि मिसयूज से इनोसेंट को भी सजा मिलती है। मिसयूज से इनोसेंट जेल में चला जाता है। समाज की व्यवस्था पर, समाज को न्यायालय और सरकारी व्यवस्था पर विश्वास कम हो जाता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है तो केवल सरकार के ऊपर प्रश्न लगते हैं। जब मिसयूज की बात आती है तो न्यायालय के ऊपर भी प्रश्न लगते हैं। इसलिए हमें न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए ये ऐसा सोचना भी, भविष्य में भी सोचना पड़ेगा कि क्रिमिनल केसेस जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत किए गए हैं उनको भी हम कैसे सुनवाई कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को साथ साथ सुना जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकाला जा सके, और एक दूसरे में फाइल लगाने की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। यानी कि एक न्यायालय में जो फाइल लगाएगी दूसरे न्यायालय में उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। एविडेंस की सिंपल प्रिंसिपल्स में एक कोर्ट का मामला, एक केस की जो फाइल का डॉक्यूमेंट है वो दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि एक्सेप्शनल प्रोविजन ना हो, जैसा कि एविडेंस एक्ट में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एविडेंस एक्ट में भी अपने को संशोधन करना पड़ेगा कि आप मेंटेनेंस मांगते समय क्या कह रही थी और अब क्या कह रहे हैं। बच्चे हुए थे तब क्या कहा था, डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस में क्या कहा, तो एक फाइल में जो आपने स्टेटमेंट दिया उसका इस्तेमाल दूसरी जगह होना चाहिए। मैट्रिमोनियल मामले हैं, बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं, इससे परिवार टूटते हैं और सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ती है। समाज को जवाब देना होता है, पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना होता है और न्यायालय को भी जवाब देना होता है और सिस्टम पर प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए मिसयूज ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों, किसी के साथ गलत ना हो, इसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है इन प्रकार के संशोधनों की आज आवश्यकता है। लेकिन अभी न्यायालय के इस डिसीजन को साधुवाद के रूप में देखना चाहिए कि न्यायालय ने यह बात क्लियर की जिससे बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में लोग परेशान थे। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।